वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम करने वाले इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड का आज हम चैप्टर नंबर 18 करने वाले हैं। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 18 जो है आपदा मैनेजमेंट यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंटों के लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों के लिए भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो जो कि है चैप्टर नंबर 18। तो मैंने बाकी सारे चैप्टर करा दिए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारी नोट्स और सारी नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 18 यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, हिंदी में बोले तो आपदा मैनेजमेंट। तो अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं कि पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर माइटिगेशन क्या होता है, यानी पोस्ट आपातकालीन प्रबंधन और आपातकालीन संघर्ष क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें दे रखा है यही, यानी आपातकालीन जो प्रबंधन होते हैं और आपातकालीन जो संघर्ष होते हैं। तो जब दुर्घटना प्रबंधन और प्रकोप जो संशोधन जो होते हैं उसके दो अहम पहलू होते हैं, यानी जो दुर्घटना होती है, कोई भी आपदा आती है प्राकृतिक, तो इसके दो अहम पहलू होते हैं जो विभिन्न प्राकृतिक भी होते हैं और ये मानव निर्मित भी होते हैं। तो जो भी हमारे वातावरण में जो भी आपदा आती है, चाहे भूकंप, जो सुनामी या लैंडस्लाइड कुछ भी हो, तो ये दो कारणों से होती है। एक तो मानव निर्मित होती है और एक प्राकृतिक भी होती है। तो आपदाओं के सामने होने वाले लोगों को जो संपत्ति को सुरक्षित करने में मदद करते हैं। तो इसको हम इससे बच सकते हैं, तो यही हमें इसमें पढ़ना है। तो देखते हैं, पहला है डिजास्टर यानी प्रकोप जो संशोधन है। तो इसमें ऐसे कार्य शामिल होते हैं जो आपदा के जोखिम को कम करने या रोकने के लिए किए जाते हैं। तो इसमें क्या करा जाता है, जो भी आपदा आती है जैसे सुनामी या भूकंप या लैंडस्लाइड, जो भी हो आपदा, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानव निर्मित हो, तो उसको उसके जो खतरे होते हैं उसको कम करने का रोकने के लिए उसको किया जाता है। इसमें भविष्य में होने वाली आपदाओं की संभावना को कम करने के उपाय शामिल होते हैं। अगर जैसे ग्लोबलाइजेशन, जैसे मानव निर्मित, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ही वायु में और बहुत ज्यादा वातावरण में, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो हिम्स है यानी जो भी ग्लेशियर्स है वो क्या हो रही है, वो पिघल रही है। पिघलने से क्या हो रहा है, समुद्र का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे सभी जीवों को नुकसान पहुंच रहा है। तथा इनसे होने वाली जो भी, इससे क्या होता है, हम पता है कि आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है, तो उस भविष्य से जो आपदा आने वाली है उससे बचाव के लिए क्या करते हैं, भूमि का योजन, निर्माण तथा इमारतें के निर्माण, नियम, बांधों निर्माण, लोगों को जागरूक करने के लिए जनता को जागरूक अभियान चलाया जाता है। इसके तहत मतलब जो भी योजना बनाते हैं, इमारत बनाते हैं, बांध बनाते हैं, इससे जो भी आने वाले रिस्क होते हैं भविष्य में, इससे जागरूक कराने के लिए लोगों को ये अभियान चलाया जाता है। तो एक है पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट यानी दुर्घटना प्रबंधन। यह वह चरण होता है जब आपदा हो चुकी होती है। वो क्या था, फर्स्ट वाला आपदा होने वाली है, यानी भविष्य के लिए हम सोचते हैं कि आपदा होगी तो इसके लिए हम जागरूक करते हैं। पर ये जो है पोस्ट डिजास्टर यानी ये दुर्घटना प्रबंधन, यानी इसमें हो चुकी है दुर्घटना, और उसके बाद जो रणनीति और क्रियाएं जो हम करते हैं उससे बचने के लिए, उसको वापस पुनर्निर्माण करने के लिए, तो वो इसमें शामिल होती है। ये आपातकालीन प्रतिक्रिया, खोज बचाव कार्य
खाद्य, आश्रय और चिकित्सा सहायता जैसी तात्काल सहायता प्रदान करता है। यानी ये जैसे कि जो भी आपातकाल, जैसे इस दुर्घटना में जो मर गए हो चाहे दब गए हो तो उससे निकालने का काम करता है, उसे खोदने का काम करता है तथा उसे ढूंढता है, और उनके लिए रहने के लिए, जिसके घर टूट गए, जिसके बेघर हो गए तो उनके लिए घर देता है आपदा में, तथा चिकित्सा उनको सहायता, मतलब चिकित्सा उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है वो उनको देते हैं। तो ये सारे काम इसमें आते हैं। तो लंबे समय तक इंफ्रास्ट्रक्चर, घर और समुदाय का पुनर्निर्माण करने के लिए ये नीतियां बनाई जाती है। तो भारत में आपदा प्रबंधन और आपदा संशोधन दोनों ही महत्वपूर्ण है। यानी आपदा प्रबंधन करना भी जरूरी है और आपदा संशोधन करना भी जरूरी है। यानी आपदा प्रबंधन जो आपदा आने वाली है भविष्य में हमें पता है, तो इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और आपदा संशोधन की हो गया हो तो हम इसको कैसे, मतलब वापस नॉर्मल करें, कि अगर कोई आपदा हो गई है तो हम कैसे उसको मेडिकल मतलब ट्रीटमेंट दे, फैसिलिटी दे, और हम उनको रहने के लिए घर वगैरह दे, तो ये सब इसमें आ जाता है। तो भारत में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील होता है, इसलिए यहाँ पर सकारात्मक और सशक्त योजनाएं कार्यक्रम चलाना अत्यंत आवश्यक है। मतलब भारत में तो बहुत सारी, मतलब ये सब होती रहती है आपदा प्रबंधन, इसलिए यहाँ पे ये कार्यक्रम चलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखा होगा आपने, न्यूज में आता रहता है कि चक्रवात आया, ये सुनामी आया, भूकंप आया, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये हमें पढ़ना है मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टी सेक्टरल नेचर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी जो दिशा निर्देशक के लिए वास्तविक मैनेजमेंट न्यूनीकरण कार्यक्रम जो होते हैं उसको कहते हैं। तो देखते हैं क्या है ये। तो ये है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो है भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये करा जाता है। भारत में आपदा जो भी प्रबंधन होते हैं, इनके लिए जो भी शीर्ष निकाय होते हैं वो इसमें रखे जाते हैं, जैसे कि आपदा से पहले ही शमन करना और आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए संसाधनों को पुनर्प्राप्ति करना। यानी आपदा से पहले ही लोगों को बता दिया जाता है कि यहाँ खतरा होने वाला है, और लोग क्या करते हैं, फिर वहां से शिफ्ट हो जाते हैं। और जो आपदा हो भी जाती है तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए मेडिकल फैसिलिटी वगैरह दी जाती है, तथा उनको पुनर्प्राप्ति, मतलब जैसे वो थे उनको वैसे ही बनाने की कोशिश करा जाता है, और ये होती है सरकार द्वारा। तो शमन उपायों को समुदाय के प्राकृतिक और सांस्कृतिक गुणों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। तो जो भी शमन भेजे जाते हैं उसके द्वारा जो भी समुदाय होते हैं और प्राकृतिक होते हैं, सांस्कृतिक जो होते हैं गुण, उसको बचाने की कोशिश करी जाती है। तो खतरा कटौती विधियों में प्रभावित समुदाय की भावनाओं, उनकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। मतलब खतरा कटौती जो होती है वो उनकी जो भी खतरे वाले लोग होते हैं, जो भी उस खतरे क्षेत्र में आते हैं, उनकी इच्छाओं को और उनकी प्राथमिकता क्या है, मतलब उनकी, मतलब क्या वो चाहते हैं, इन पे ध्यान देना चाहिए। और किसी भी शमन कार्यक्रम में सरकारी, वैज्ञानिक, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन और प्रभावित समुदाय की भागीदारी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित होनी चाहिए। यानी इस कार्य में सरकारी लोग भी होने चाहिए, वैज्ञानिक भी होनी चाहिए, निजी क्षेत्र के, गैर सरकारी संगठन, ये सारे क्या होने चाहिए, इनमें समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है द मेन एलिमेंट्स ऑफ अ माइग्रेशन स्ट्रेटेजी, यानी शमन रणनीति के मुख्य तत्व क्या है। तो देखते हैं कि जो भी मिटिगेशन स्ट्रेटेजी का मुख्य उद्देश्य है जो है वो आपदाओं या जोखिम के समय, मतलब जो सहायता प्रदान करने वाले घटनाओं के प्रभाव और संभावित जोखिमों को कम करना होता है। इसके मुख्य तत्व कुछ शामिल है, तो चलिए पढ़ते हैं। ये बेसिकली जो भी आपदा होती है उसमें क्या होता है, उसमें मदद करने के लिए जो भी जोखिम होता है उसको कम करने की सहायता करता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है कि रिस्क असेसमेंट एंड एनालाइज, यानी इसमें जोखिम मूल्यांकन और विश्लेषण, क्षेत्र के सामने आने वाले विभिन्न जोखिमों को समझना, मतलब जिस क्षेत्र में ये हो रहा है
उस सब को समझना, उनके जितने भी खतरे हैं, किस किस तरह के उनको खतरे हो रहे हैं, आपदाओं, उनकी कमजोरियों का मूल्यांकन करना, उनको क्या क्या मतलब उनकी कमजोरियां, उनको नुकसान हो रहा है, उनको जरूरतें चाहिए, संभावित जोखिमों का विश्लेषण करना, जो भी जोखिम हो रही है उनका विश्लेषण, उनकी जानकारी प्राप्त करना, ताकि जोखिम कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान हो सके। मतलब इसमें क्षेत्रों को पहचानना और उसमें कौन कौन सी आपदा आने वाली है इसको पहचानना और उनके लोगों को बताना, ताकि ये जो क्षेत्र है इसकी पहचान हम कर सके। दूसरा है कि प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी निवारक उपाय क्या होते हैं। तो आपदाओं के मूल कारणों को कम करने या हटाने के लिए कार्रवाई उठाना, यानी कार्रवाई उठाना। आपदाओं के जो मूल कारण होते हैं, मतलब आपदा किस कारण आई है उसको बताना, ये इसका काम होता है। और इसमें संरचनात्मक बदलाव, जैसे कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना या गैर संरचनात्मक उपाय शामिल हो सकते हैं, जैसे कि भूमि के उपयोग की योजना और जॉइनिंग नियम होते हैं उनका, जॉइनिंग जो रेगुलेशंस होते हैं उनका इसमें भागीदारी कराना। तो नेक्स्ट है कि अर्ली जो वार्निंग सिस्टम, यानी अलर्ट प्रणाली, जो भी समुदाय होते हैं जिन पे आपदा आने वाली होती है उन समुदायों को समय पर ही चेतावनी और सूचना प्रदान करना हमें चाहिए। मतलब जिस भी क्षेत्र में हमें पता है कि इस क्षेत्र में आने वाला है, साइंटिस्टों को तो पता रहती, तो उनके द्वारा क्या सरकार का ये काम होता है कि वो बताए उस क्षेत्र में कि यहाँ पे आपदा आने वाली है, जाके वो वहां से खाली कर सके वो भूमि और वो आपदा से बच सके। तो यह तैयारी, निकासी और संभावित हानियों को कम करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है कि पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, यानी जनता जागरूक और शिक्षा, यानी जनता को जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए अभियान चलाना चाहिए। उन्हें संभावित जोखिम में मतलब उन तैयारी के उपाय, कैसे वो उन जोखिमों से बचा जाए, क्या उस समय करना चाहिए जब बाढ़ आ जाए, मतलब सुनामी आ जाए, तो वो कैसे इस चीज से बचे, उन जनता को इस चीज के लिए जागरूक करना चाहिए और शिक्षा देनी चाहिए कि कैसे आपदाओं के समय हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पॉलिसी एंड लेजिस्लेशंस, यानी नीति और कानून, यानी मिटिगेशन के प्रयासों को बढ़ावा देने वाली नीतियों को विधि का निर्माण और पालन करना चाहिए। यानी जो भी ये कार्य करती है मिटिगेशन के, उसको नीति और कानून का पालन के अंतर्गत ही कार्य करना चाहिए। इसमें निर्माण नियम, भूमि उपयोग विनियम और पर्यावरण संरक्षण का जो शामिल हो सकते हैं। मतलब जो भी मिटिगेशन कार्य होते हैं इसमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल रह के ही काम करने चाहिए, जिसमें पर्यावरण में रहने वाले सभी इस चीजों को संरक्षण प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, यानी समुदाय संगठन और भागीदारी। तो स्थानीय समुदायों को जो मिटिगेशन रणनीति की योजना अनुसार शामिल करना होता है इसमें। तो जो भी स्थानीय लोग होते हैं इसको भी क्या करना होता है, इसको भी मिटिगेशन रणनीति जो होती है इसमें शामिल करना होता है। तो कार्यान्वयन और मूल्यांकन में सहयोग करना यह सुनिश्चित करता है कि ये प्रयास विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप और प्रभावी रूप से कार्यान्वित हो, क्योंकि स्थानीय लोग जब इसमें मतलब भागीदारी करेंगे तो क्या होगा, ये आपदा कम होगी। क्योंकि अगर लोगों को जागरूक करेंगे स्थानीय लोग को, तो वो उस वहां के जो नुकसान है, वहां पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाते हैं वो नहीं पहुंचाएंगे, और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो इतनी आपदा नहीं आएगी। क्योंकि वैसे तो आपदा प्राकृतिक भी आती है पर मानव निर्मित भी बहुत सारी होती है। जैसे कि पेड़ को काट देते हैं तो पहाड़ों के क्षेत्र में जो लैंडस्लाइड है वो ज्यादा होती है, क्योंकि पेड़ जो होती है वो मिट्टी को जकड़ के रखती है। तो बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसकी वजह से क्या होती है, जो मानव निर्मित जो आपदा है वो भी आती है। तो नेक्स्ट है कि इन्वेस्टमेंट इन रिसाइलेंस, यानी मतलब जो भी प्रतिरोध की क्षमता होती है उनमें निवेश, यानी व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए संसाधन नियोजित करना। यानी व्यक्तिगत समुदाय जो होते हैं उसमें प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, संसाधन को नियोजित करना होता है। इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम,
मेडिकेशन उपाय के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार शामिल होते हैं इसमें। यानी इसमें निवेश करने के लिए क्या करते हैं, इसको अच्छा बनाने के लिए कार्य करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, मेडिकेशन उपाय करते हैं और वित्तीय प्रोत्साहन यानी जो फाइनेंस जो होती है प्रॉब्लम उसको भी सॉल्व करते हैं और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या करते हैं, सुधारते हैं। तो एक समग्र जो भी मेडिकेशन स्ट्रेटेजी होती है इन तत्वों को सम्मिलित और समूची दृष्टिकोण से जो भी सम्मिलित करती है ताकि आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके, तैयारी में सुधार किया जा सके और विपरीत परिस्थितियों से निपटने और उनसे पुनर्निर्माण करने की क्षमता वाले समुदाय का निर्माण कर सके। मतलब ये जो नेटिगेशन स्ट्रेटेजी है इन तत्वों में इस चीज को शामिल करना चाहिए, जिससे जो भी विपदा आती है, आपदा आती है, उसके समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ना हो, लोग जागरूक रहे तो इतना खतरा भी नहीं आएगा तथा इसमें सुधार जल्दी हो और इस परिस्थिति को अच्छे से निपट सके, इसलिए ये सब करना चाहिए। तो देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि causes, effect and mitigations measures of the disaster in India। यानी भारत में विभिन्न प्रकार की आपदाओं के कारण क्या है, प्रभाव क्या है और मिटिगेशन यानी उपाय क्या है। तो चलिए जानते हैं। पहला है फ्लूड यानी बाढ़। तो बाढ़ के कारण क्या है, तो मानसून के मौसम में भारी वर्षा के कारण क्या होती है, बाढ़ आती है। भारी हुई नदियां मतलब जो भी भर जाती है नदियां बारिश के पानी से, अपर्याप्त निर्धारित नली निकास प्रणाली का ना होने के कारण क्या होता है, वनों का कटाव और अनियोजित शहरीकरण के कारण बहुत सारे वन काट रहे हैं, बहुत सारे शहरीकरण कर रहे हैं लोग, जिसके कारण पहाड़ों पे हर जगह जंगलों को काट रहे हैं और भूमि कृषि के लिए भूमि, जनसंख्या के बढ़ने से लोगों का आवागमन वहां ज्यादा हो रहा है, इन सब से वहां की जो नदियां हैं इन सबको क्या मिल रही है, निकास प्रणाली नहीं मिल रही है, जिसके कारण नदी भर जाती है और भरने के कारण क्या हो जाती है, जो वो क्षेत्र जहाँ से वो गुजरती है और वहां पे वो बाढ़ जैसी आपदा को जन्म देती है। तो अब देखते हैं इसके प्रभाव क्या होते हैं। तो इससे फसलों का नुकसान होता है। अब जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है उस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो किसान होते हैं उनकी तो फसल डूब जाती है, उनको फसल का नुकसान होता है, जीवनों की हानि होती है। बाढ़ में कई मतलब गांव डूब जाते हैं, कई लोग डूब जाते हैं, कई पशु पक्षी डूब जाते हैं। इससे क्या होता है, जीवनों की हानि होती है। इन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्षति पहुंचती है, जितने भी वहां की वातावरण इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इससे क्षति पहुंचती है। महत्वपूर्ण सेवाएं का विघटन होता है, मतलब वहां पे जितनी भी सेवाएं मिलती हैं, जितने भी हॉस्पिटल या पुलिस थाना या कुछ भी वहां सेवाएं वाली काम होती हो, बैंक से, तो वो उसको भी इससे नुकसान पहुंचता है। समुदाय का हलचल, तो समुदाय में भी क्या होता है, लोगों में हलचल पहुंच जाती है, बाढ़ आती है, उनको दिक्कत होती है, एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना होता है। और जल जनित बीमारियों का प्रभाव, तो और बाढ़ आने से कारण कई तरह की बीमारियां आती है, जिसके कारण डेंगू मलेरिया आदि बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। तो अब देखते हैं जो भी मतलब मिटिगेशन उपाय क्या है। तो बाढ़ के डैम और बांधों का निर्माण, मतलब हम क्या कर सकते हैं, मतलब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बाढ़ से बचने के लिए हम डैम बना सकते हैं, बांध बना सकते हैं, तथा नली निकास प्रणाली है, यानी जितनी भी नली निकास प्रणाली होती है नालियों को साफ कराएं, तथा जो बड़ी बड़ी नदियों से निकलने वाली होती है उसको साफ करवाएं, जिससे वहां बड़ी करे कि वहां से पानी गुजर सके अच्छे से, जिससे बाढ़ जैसी संभावना ना आए। वन्य जीव संरक्षण, वन में जो जीव है उसकी संरक्षण करे। समय समय पर चेतावनी प्रणालियां बाढ़ से संबंधित लोगों को देते रहे और वहां के जानवर लोग सबको जागरूक करते रहे। समुदाय के लिए आपातकालीन तैयारी कार्यक्रम किए, मतलब अगर आपदा आने वाली हो तो इसका भी प्रबंधन पहले से करें, अगर आ गई हो चुकी हो तो उसके लिए भी अच्छी अच्छी फैसिलिटी वहां पे हो। तो नेक्स्ट है अर्थक्वेक यानी भूकंप। तो देखते हैं भारत में भूकंप के कारण। तो पृथ्वी की सतह के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट जो होते हैं उसकी गतिविधि होती है, तो भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं। तो ये तो एक प्राकृतिक कारण हो गया।
तो इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? तो जीवनों की हानि, इससे भी जो जीव होते हैं, पशु पक्षी या रहने वाले लोग क्या होते हैं, इसके में मर जाते हैं। इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, कई तरह की बिल्डिंग्स, घर, पूरी इमारतें गिर जाती है, जिससे वहां के लोग मर जाते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान होता है इकोनॉमिक पे भी, और लोग भी मर जाते हैं। सेवाओं का बिगड़ना, वहां पे जितनी तरह की हॉस्पिटल, पुलिस सेवा, बैंक सेवा आदि, जितनी भी स्कूल वगैरह जितनी भी सेवा होती है, उन सब का भी नुकसान होता है। आग जैसी समस्या हो जाती है, आग लग जाती है, भूस्खलन हो जाता है इसके कारण, दीर्घकालिक मानसिक दुखी हो जाती है, मतलब कुछ समय के लिए क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा मानसिक तौर पे बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, किसी के लोग मर जाते हैं, किसी की सेवा रुक जाती है, बहुत कुछ होने के कारण। तो देखते हैं मिटिगेशन के उपाय क्या हैं। तो भूकंप नियम का पालन करें, मतलब भूकंप पे आने पे उनके जो नियम्स होते हैं, मतलब आप जितने भी नियम्स होते हैं, आप खाली जगह पे चले जाइए, कहीं बैठ जाएं, ये सब करें जिससे आपको नुकसान कम हो। भूकंप प्रतिरोधक निर्माण तकनीकों का अनुसरण करें, जो भी भूकंप निर्माण तकनीक होते हैं उनका आपको अनुसरण करना चाहिए। भूकंप के दौरान सुरक्षा उपाय के बारे में जनता को जागरूक करना चाहिए, कि जनता को अभियान चलाना चाहिए सरकार द्वारा, कि जनता जागरूक हो और भूकंप जब जैसी समस्या आए तो लोग इससे निपट सके, आसानी से अपनी जान बचा सके। और नियमित अभ्यास और तैयारी कार्यक्रम करें, जिससे लोग पूरी तरह से जागरूक हो जाए। समय समय पर चेतावनी देते रहे कि भूकंप आने की संभावना इस समय है, तो लोग जागरूक हो जाए, सतर्क हो जाए, जिससे लोग एक खाली जगह पर चले जाए, जिससे मौतों की संख्या कम हो। अब देखते हैं कि नेक्स्ट है साइक्लोन्स यानी चक्रवात। तो चक्रवात के कारण जानते हैं। तो इसके कारण है कि गर्म समुद्री तापमान और विशेष हवाई स्थितियां जो चक्रवात के निर्माण का कारण बनती है। तो चक्रवात क्यों आता है? गर्म जो हवाई होती है, आजकल बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि जो भी हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, यानी क्लोरोफ्लोरो, कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला जला रहे हैं, ईंधन जला रहे हैं, हम बहुत तरह के हम ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, इतनी फसलें जला रहे हैं, तो इससे क्या हो रही है, बहुत सारे प्रदूषण हो रहे हैं, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस बन रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, तापमान गर्म हो रहा है, जिससे समुद्र में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा तेज समुद्री तापमान में हवा चलती है, जिसके कारण क्या होती है, वो चक्रवात जैसी जो चक्रवात होती है वो बनाती है, जिसके कारण क्या होती है, चक्रवात पैदा होती है। तो इसके प्रभाव क्या होते हैं? उच्च गति की हवाएं आती है, उच्च गति की हवाएं से क्या होती है, चक्रवात जैसी समस्या आती है, जिससे उनके घर, बहुत सारे जो घर होते हैं वो उजड़ जाते हैं, भारी वर्षा होती है, तूफान आते हैं, बहुत बड़े बड़े बांधों का नुकसान होता है, बांध टूट जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं वो टूट जाते हैं, कृषि को नुकसान होता है, इससे क्या होता है, कृषि की फसल तबाह हो जाती है, इकोनॉमिक पे असर पड़ता है, लोग मर जाते हैं, हानि होती है, समुदाय का प्रस्थान होता है, एक जगह से दूसरे जगह लोगों को जाना पड़ता है, जान गंवानी पड़ती है, तथा सेवाएं रुक जाती हैं। तो अब देखते हैं इसके उपाय क्या है। तो इसके उपाय है उन्नत पूर्वानुमान और ट्रैकिंग प्रणाली, यानी इसका मतलब इससे पहले ही हम इसको जान ले और यहाँ से जगह खाली करके कहीं और चले जाए। निकासी योजना, मतलब इससे बचने के लिए एक अच्छा तरह सा निकासी योजना हो, जो कि जब ये आ जाए तो हम कैसे वहां से निकल सके। तूफान शेल्टर का निर्माण, कि तूफान के समय एक शेल्टर बनाया जाए जिसमें सारे लोगों को रखा जाए। समुद्र किनारे पर अवैध निर्माण से बचाव के लिए बांध का निर्माण करें, कि समुद्र किनारे पर जितने भी अवैध कार्य होते हैं जिससे सुनामी जैसी प्रक्रिया जन्म होती है, तो उससे बचे जाए। तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए समुदायों को शिक्षित करे, लोग को जागरूक करे कि वो कैसे इसका सामना करें। तो नेक्स्ट है कि लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड तो ज्यादातर तो प्राकृतिक तो होती है, ज्यादातर तो आजकल तो मानव निर्मित ही हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो भी विकास के नाम पे जो भी पहाड़ों क्षेत्रों पे विकास, सड़क बनाई जा रही है, गुफा को मतलब चट्टानों को तोड़ा जा रहा है, बहुत सारी होटल्स वगैरह बनाई जा रही है पर्यटनों के लिए, तो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारी लैंडस्लाइड हो रही है। क्योंकि जैसे आप मनाली का एग्जाम्पल ले सकते हो और जोशीमठ का, तो वो अभी बहुत ज्यादा दबाव उस पर बढ़ गया है, तो वो उसमें भी बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो रही है। क्यों? क्योंकि इतने सारे होटल्स बन गए हैं। आपने 2013 का केदारनाथ सुना होगा, तो वो भी इसी कारण हुआ था, क्योंकि इतने ज्यादा वहां होटल्स वगैरह बन जाते हैं। पहाड़ की भी एक क्षमता होती है, वो जितने लोगों को सहन कर सकता है, पर लोग क्या कर रहे हैं, वहां भी प्रदूषण फैला रहे हैं, खुद जा रहे हैं इतनी आबादी में, और बहुत सारी बिल्डिंग्स बना रहे हैं बड़े बड़े। तो पहाड़ को एक पहाड़ की तरह ही रहने देना चाहिए, पर वो इतना ज्यादा विकास करने से क्या हो रहा है, वहां के लोग भूस्खलन जैसी समस्याएं आ रही हैं। तो इसका कारण है भारी वर्षा, भूकंप,
भारी वर्षा के कारण भी लैंडस्लाइड होती है, भूकंपों के कारण होती है, वनों का कटाव, लोगों द्वारा वन काटे जा रहे हैं और वहां पे बहुत सारी कटाई, अवैध निर्माण हो रहा है, उचित भूमि का उपयोग, अभ्यास, और पहाड़ी क्षेत्रों में जो निर्माण गतिविधि हो रही है, जैसे होटल्स वगैरह बनाई जा रही है, बहुत सारी लोगों के विकास के नाम पे बहुत सारी चीजें बनाई जा रही है, चट्टानों को काटा जा रहा है, सड़क बनाई जा रही है, तो इतने सारे करने से पहाड़ों को नुकसान हो रहा है। इसके प्रभाव क्या है? इसके प्रभाव है कि घरों, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर को इससे नुकसान पहुंच रहा है। वहां पे रहने वाले घर जो लोग हैं उनके घर टूट जाते हैं लैंडस्लाइड में, सड़क बह जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो जाता है, जीवनों की हानि हो जाती है, लोग मर जाते हैं, पर्यावरण की विघटन हो जाती है, पर्यावरण मतलब जहाँ जो गाड़ियां जाती है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, नदियों के बंद हो जाने के कारण जो लैंडस्लाइड होती है और नदियों में गिरता है जो वो उसका मलबा, तो क्या होती है, नदी जाम हो जाती है। और इसके उपाय क्या है? तो ढलान स्थिरता के उपाय, मतलब एक ढलान बनाया जाए कि वो वहां पे मतलब, और वन्यजीव पुनर्स्थापन, मतलब वन्यजीव को इस समय मतलब कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, एक अच्छे से उनको प्रोटेक्शन दे सके, नियंत्रित भूमि विकास, मतलब ज्यादा भी भूमि का विकास ना करे जिससे पहाड़ों को नुकसान हो, समय समय पर चेतावनी प्रणाली दी जाए लोगों को, और जोखिम को पहचाने और वैज्ञानिक मूल्यांकन भी करते रहे समय समय पर, और लोगों को इतना विकास के नाम पे ये सब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि सुनामी। सुनामी के कारण क्या है? तो सुनामी के कारण है कि जल भूमि की सतह के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट जैसी जो समस्या होती है, इसके कारण क्या होती है, लहरों उत्पन्न होती है और क्या होती है, सुनामी जैसी समस्या आती है। तो इसके प्रभाव देखते हैं क्या है। तो समुद्री क्षेत्रों की भराई, मतलब सुनामी के कारण क्या होती है, समुद्र जो क्षेत्र होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हो जाता है, वहां के आसपास के क्षेत्र के लोग मर जाते हैं, जीवनों की हानि हो जाती है और समुद्री परिस्थिति का विघटन हो जाता है। जितने भी समुद्र में रहने वाले जो जानवर होते हैं तथा जीव होते हैं उनको वो क्या करते हैं, मर जाते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र पे भी इसका असर पड़ता है। तो इससे उपाय क्या है इसके? तो सुनामी चेतावनी प्रणाली, मतलब सुनामी आने से पहले लोगों को चेतावनी दी जाए और समुद्री वन जीवों की संरक्षण की जाए। कैसे सुनामी के समय हम वहां के वन जीव की संरक्षण कर पाए, सरकार को एक काम करना चाहिए। उच्च जोखिम क्षेत्रों में निर्माण से बचाव, मतलब जो ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों जहाँ सुनामी, वहां पे निर्माण काम को रोकना। उच्च जोखिम क्षेत्रों में निर्माण से बचाव के लिए भूमि उपयोग योजना, वहां की भूमि को मतलब खाली रहने देना कि वहां पे अगर बाढ़ भी आए तो लोग वहां ना हो, तो इतना नुकसान भी ना हो। जनता के लिए जागरूक अभियान चलाना जिससे लोग जागरूक हो सके। निकासी के लिए ड्रिल, मतलब एक एक गड्ढा, मतलब एक बनाया जाए जिससे लोग उसमें सुरक्षित रह सके। तो जो आपका ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 18 यानी जो डिजास्टर मैनेजमेंट था, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस हो आपके आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। सो धन्यवाद।